हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से स्टार्ट हो रही है पेनिशिया 40 डे स्ट्रैटेजी क्रैक यूपी। आपको पता ही है कि यूपीटीसी का एग्जाम जो है वो अगले मंथ है, होपफुली अगले मंथ है। अभी तक तो है ही। 40 डे स्ट्रैटेजी आज मैंने अपनी स्टार्ट कर दी है। और आप लोगों को मैं ये बताऊं कि 2021 में भी मैंने अपनी 40 डे स्ट्रैटेजी चलाई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ था। और वो 40 डे स्ट्रैटेजी भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और एक ना स्टूडेंट एक एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्योर मोटिवेशन जो मिलता है। और वो उन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को देखकर मिलता है, चाहे चिढ़ के मिले चाहे खुश होके मिले, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है। द विल टू सक्सीड इज इम्पोर्टेंट, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द विल टू प्रिपेयर। एंड नाउ गार्ड अप योर लॉइन्स। अब आप लोगों को ये करना है, क्योंकि देखो भैया, हम सभी कामयाब होना चाहते हैं, मगर कामयाबी के लिए वो कदम रखना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। द जर्नी टू मून स्टार्टेड विद अ सिंगल स्टेप, एंड दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू टेक दैट स्मॉल स्टेप टुडे। तो अब आप लोगों को इसके साथ ही ये देखिए, ये हैं मेरे शाइनिंग स्टार्स। ऑल्दो देयर आर सो मेनी, ये कुछ के फोटोज हैं। अगर आप ये देखें, ये बीपीएससी की हैं, केवीएस की। मेरा को खुद का मेरा भी फोटो लगाना चाहिए कि 2021 में यूपी टीजीटी में मेरी रैंक थी। 2021 के यूपी टीजीटी में 2000 मतलब यूपी टीजीटी में थी वो, यूपी में 9th रैंक, और यूपी पीजीटी में थी 14 2021 के उसमें। तो आप जिससे पढ़ रहे हैं, ये चैनल को देख रहे हैं, ऑब्वियसली दैट पर्सन हैड गॉन थ्रू दोज 2 एग्जाम्स, और उसको पता है, और उसने विद फ्लाइंग कलर्स वो एग्जाम्स निकाले। और ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनको देखकर आप लोगों को भी जो है वो एक मोटिवेशन मिलता है। तो मैंने आपसे कहा कि आप लोग जो स्ट्रैटेजी है हमारी 40 डे स्ट्रैटेजी में क्या है। बेसिकली मेरी एक किताब है जिसका नाम है द पाथ टू, और वो किताब अपने आप में कंप्लीट किताब है। मैं उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ पेनिशिया सीरीज में, क्योंकि क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं दिए हुए हैं। वो जो किताब है, अब तो वो मतलब अब है भी नहीं, अब तो वो खत्म हो चुकी है वाली किताब भी। थोड़े बहुत पीसेस बचे हुए होंगे तो होंगे। उसमें जो है लिटरेचर है, ग्रामर है। तो पेनिशिया सीरीज में आपको मैं सारी चीज़ कराऊंगी। फिगर ऑफ स्पीच के अलावा लिटरेरी टर्म्स, जो राइटर्स के क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा ग्रामर के क्वेश्चंस, एवरीथिंग एंड कंप्लीट प्रैक्टिस है। तो 40 डेज में यही होगा, छोटे छोटे से सेशंस रहेंगे, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अभी जो है आज सप्तमी है और माँ का दिन है, और माँ से यही प्रार्थना करती हूँ जो दिल से तैयारी कर रहे हैं, भगवान उनकी इच्छाओं को जरूर पूरा करे और आपको इस साल नौकरी मिले। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं 40 डे पेनिशिया सीरीज डे 1। और इसके अलावा अगर आप अभी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप पुरानी स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। इंग्लिश सूत्रा के बारे में जानने के लिए आप जो है इंग्लिश सूत्रा का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हमारी इस समय जो चल रही है वो पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, ऑनलाइन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है स्कोपम, और यूपी टीजीटी के लिए चल रही है पायनियर। बहुत ही, और एक चीज मैं आपको और दिखाती हूँ, अब आप लोग भी जब प्रैक्टिस करो ना, तो 125 क्वेश्चंस की करते हो। आपको मैं दिखाऊं मेरे स्टूडेंट्स कितनी मेहनत करते हैं। मेरे स्टूडेंट ने भाई देखो, इस तरीके की ओएमआर शीट जो है भाई, ये यूपी टीजीटी के एग्जाम के लिए या यूपी पीजीटी के एग्जाम के लिए, आप ये देखो ऐसी ओएमआर शीट बना बना के प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए, ये टेक्स्ट बुकलेट नंबर, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, क्वेश्चन बुक सीरीज, आवेदित वर्ग, रिस्पॉन्स, मतलब इतनी बढ़िया। ऐसी नहीं मिलती है तो मेरे स्टूडेंट्स बना लेते हैं। अरे कौन रोक लेगा यार इन लोग का सिलेक्शन होने से। मतलब वाकई ये होती है मेहनत, बहुत खुश दिल से खुशी होती है
कि हमारे स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करते हैं। मैं आप लोगों से भी कहूंगी, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डोंट गो फॉर ऑनलाइन मोड एंड ऑल दैट। आप लोग जो हैं, अगर आप टेस्ट पेपर ऑनलाइन मोड में दे रहे हैं या सिंपल पेपर पे ही सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी ये छोटी छोटी गलतियां ना करें। इस तरीके से जो है आप एक OMR शीट पे प्रैक्टिस करेंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। 1-2 घंटे का टाइम लीजिए, उसके बाद उसको करके देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो मेरी इस समय प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, मैं अपने स्टूडेंट्स को OMR पे ही करने के लिए कह रही हूँ, और वो OMR पे करते हैं, उसकी फोटो क्लिक करते हैं, मुझे भेजते हैं कि हमारे इतने क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आप लोगों को भी एक वो है कि आपको पता चलेगा कि भाई, क्योंकि कितने कई पिछले साल, मतलब 2021 वाले एग्जाम में कई स्टूडेंट्स का इसी वजह से रह गया था कि उन्होंने ना रोल नंबर भरने में गलती कर दी। जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने रोल नंबर भरा था और पेंसिल से भर के आ गई थी, उसको पेन से वो करना भूल गई थी उसको, तो कॉपी चेक नहीं हुई। एक ने रोल नंबर ही गलत भर दिया था, एक ने कुछ, हाँ, बुकलेट सीरीज नहीं डाली थी। तो आपके भले ही नीचे क्वेश्चंस आप कितने भी ठीक कर दो, एक जरा सी गलती ना आपकी 3 साल की मेहनत खराब कर सकती। तो गलती नहीं करनी है, दैट यू हैव टू कीप। ये चीज बाद में आती है, पहले ये भरना होता है, टेस्ट बुकलेट नंबर, रोल नंबर, कोड, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। अगर ये रह गया तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। और एक और चीज, अगर आपकी ने OMR शीट में गलत एंट्रीज भर दी तो ये याद रखिएगा, आपको नई OMR शीट इशू नहीं होगी। इसीलिए घर से प्रैक्टिस करके जानी है। ये बातें कोई नहीं बताता, मगर मेरा थोड़ा सा दिमाग एक्चुअली खराब है, मैं बताती रहती। तो चलिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आए। ये पहला क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग। एन एम्बेसडर इज अ मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? फटाफट क्वेश्चन देखिए और अपने इस पे आंसर जो है मार्क करिए। कौन सी है? आयनी, मेटाफर, हाइपरबोली, पन, मतलब ये रिपीट हो गया है आयनी, तो ये 4 ही हैं। तो ये देखिए, इस पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एन एम्बेसडर इज अ मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। इसमें जो ये वर्ड है लाइज, इसमें जो है वो 2 मीनिंग्स। पहला टू लिव एंड सेकेंड है टू लाई। तो जब एक ही वर्ड के 2 मीनिंग आते हैं, पन कहते हैं उसको, और पन जो होता है इसे प्ले ऑन वर्ड्स भी कहा जाता है। द आंसर इज डी, पन। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच। गॉड मेड सेक्स बट मैन मेड जेंडर। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर एक है गॉड, मैन, सेक्स, जेंडर। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? दैट इज एंटीथीसिस। जब 2 स्टेटमेंट्स को आमने सामने रखा जाता है तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? दैट इज एंटीथीसिस। द प्रेस इज अ ग्रेट पावर। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी देती हूँ कि आप इसको पढ़ लें और उसको, ये मेरे किताब के ही क्वेश्चंस हैं, द पाथ टू विक्ट्री। मैं हट जाती हूँ सामने से। द प्रेस इज अ ग्रेट पावर, सिनेक्डोकी, मेटानमी, हाइपरबोली, कौन सा है ये? अगर आप मुझे बताएंगे तो अच्छा लगेगा। और इसका आंसर है आपका, दैट इज, मैं इसमें आपको कुछ चीज समझाना भी चाह रही हूँ। देखिए, यहाँ पर ये आपका जो यहाँ ये आपकी जो फिगर ऑफ स्पीच है, सबसे पहले ये मेटोनमी है। मेटोनमी का एक फॉर्मूला होता है, वाइज कैप। वाइज कैप का फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? W स्टैंड्स फॉर राइटर्स। यानी कि जब आप, हैव यू रेड मिल्टन, तो आप वर्क्स की जगह जब आप राइटर को कहते हैं तो वो होता है, दैट इज मेटोनमी। आई होता है इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जैसे अगर हम यहाँ पे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट और ऑर्गन फॉर एजेंट, इंस्ट्रूमेंट या ऑर्गन फॉर एजेंट, जैसे द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, पेन इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा प्रेस, जर्नलिस्ट के लिए कहा जा रहा है, द प्रेस इज ग्रेट पावर, तो जर्नलिस्ट के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट या ऑर्गन को, एक ऑर्गन को जब आप यूज करते हैं, एस स्टैंड्स फॉर सिंबल, एस सिंबल और साइन।
जैसे दे फॉट फॉर द थ्रोन, तो थ्रोन का मतलब होता है दैट इज पार। उसके बाद आपका ई आता है, तो ई जो है दैट इज ई इफेक्ट फॉर द कॉज। थिंग ऑफ ब्यूटी द जॉय फॉर एवर, बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी द जॉय फॉर एवर मेटोनमी कैसे है, तो वो इफेक्ट फॉर द कॉज। तो ये पूरा एक सिंबल होता है, वॉइस कैप का सिंबल होता है। ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है ये मेरी किताब में दिया हुआ भी है, इनका एक्सप्लेनेशन अगर कोई ढंग से पढ़ ले तो। और यहाँ पे ये इसका आंसर है मेटोनमी। उसके बाद है पॉइंट आउट द ही टुक हिज हैट एंड हिज लीव। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? आई होप आप लोग इतनी तैयारी कर चुके हैं, फटाफट देखते ही बता देंगे। सरकाज़्म है, ज़्यूगमा है, बेथोस है या इनुएंडो है। ही टुक हिज हैट एंड हिज लीव। बेसिकली जब एक वर्ब जो होता है वो दो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है तो उसे कहते हैं ज़्यूगमा। ठीक है, योकिंग टुगेदर। युग्मा के लिए आप यहाँ पर ये यूज करते हैं योकिंग टुगेदर, दैट इज योकिंग, यानी कि एक वर्ब से दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ना, दैट इज युग्मा। शी हैज लॉस्ट हर हेल्थ, हर वेल्थ, हर रेपुटेशन एंड हैंकरचीफ ऑल एट वंस। एंटी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स, एंटीथीसिस, सिनेक्डोकी। देखिए दो फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं, एक होता है क्लाइमैक्स और एक होता है एंटी क्लाइमैक्स। तो जो क्लाइमैक्स होता है ना, क्लाइमैक्स का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा क्रम। क्या कर रही हो? और एक होता है एंटी क्लाइमैक्स, जिसका मतलब होता है डिसेंडिंग, बड़े से छोटा, यानी कि एंड क्लाइमैक्स जो होता है वो यूज किया जाता है जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, और एंटी क्लाइमैक्स का मतलब होता है एक्शन उठा और धम से गिर गया। तो आप यहाँ देखिए, शी हैज लॉस्ट हर हेल्थ, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा पॉइंट है हेल्थ, वो सबसे पहले लिया, फिर उसके बाद वेल्थ, फिर रेपुटेशन, और फिर उसके बाद लास्ट हैंकरचीफ, यानी कि जो सबसे कम वैल्यू की चीज है उसे लास्ट में, जबकि होना ये चाहिए था शी लॉस्ट हर हैंकरचीफ, हर वेल्थ, हर हेल्थ एंड हर रेपुटेशन, तो ये छोटे से बड़े के उसमें आता। तो यहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच है एंटी क्लाइमैक्स, जिसे बेथोस भी कहा जाता है। There are no fools here. They have all become leaders. Litotes, hyperbole, innuendo या euphemism। तो अब आप जरा ध्यान से देखिएगा और मुझे इसके बारे में बताइएगा ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए, जो लाइटोटीज का मतलब होता है जिसमें दो नेगेटिव वर्ड से एक पॉजिटिव बनाया जाता है। हाइपरबोली का मतलब होता है एग्जैजरेशन। इन्वेंडो का मतलब होता है कि जहां पर एक छिपा हुआ सिंबल जो है वो दिया जाता है, डायरेक्ट ना बोलकर इशारों में बात की जाती है। और इसका क्वेश्चन जो है 2021 में आया हुआ भी है इन्वेंडो पे। और इसके बाद है आपका दैट इज यूफेमिज्म का मतलब होता है कि किसी एक तारीफ करने के लिए किसी बुरी चीज को एक अच्छे सेंस से बदल देना, तो उसे कहा जाता है। सबसे पहले आप देयर आर नो फूल्स हेयर दे हैव, तो यहाँ पर एक आ गया कि आप कोई मूर्ख नहीं बचे हैं, वो सारे लीडर्स बन चुके हैं। तो बात सीधी कहकर एक इशारा दिया गया है, और जब हम सीधी बात ना कहकर इशारा देते हैं तो उसे इन्वेंडो कहा जाता है, यानी कि किसी चीज को इशारों में कहना। ही इज बॉर्न ऑफ रिच बट ऑनेस्ट पेरेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो रिच लोग होते हैं दे आर नॉट ऑनेस्ट। इन द सेम वे दोज हु आर लीडर्स दे आर फूल्स, तो ये इन्वेंडो है। So frowned the mighty combatants that hell grew darker at their frown. Simile, hyperbole, metaphor या personification। देखिए बोल रहा है so frowned the mighty combatants, कि वो ना इतने गुस्से में थे जो combatants थे, जो लड़ाके थे, कि ना उनके फ्राउन से जो नर्क था ना वो भी और गहरा हो गया। तो ये क्या है? दैट्स अतिशयोक्ति अलंकार है। द आंसर इज हाइपर बोलिए। अगर आपके जवाब भी यही चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, जरा क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेगा। आई फाउंड माई सेल्फ एक्सट्रीमली होपफुल व्हेन आई सॉ द फ्लेमिंग ऑर्ब ऑफ द डे। ए पर्सनिफिकेशन, बी मेटोनमी, सी सिनोक्डेकी या डी पेरीफ्रेजेस। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि बहुत हेल्पफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने फ्लेमिंग ऑर्ब की मैंने चमकता हुआ जो है वो दिन का चमकता हुआ,
वो गोला देखा। तो इसमें ना आप ये देखिए, फ्लेमिंग ऑब, चमकता हुआ, दिन का चमकता हुआ गोला। तो इस बात को एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगी, और ये फिगर ऑफ स्पीच होती है पेरीफ्रेजेस। मैं बताना क्या चाहूंगी, ये सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है, मैं तो केवल और केवल आप लोगों को जो है ब्रश अप कर रही हूँ इसको। तो पेरीफ्रेजेस होती है जिसमें इसको क्या एक लॉन्ग, पेरीफ्रेजेस को अगर हम समझें तो इसको लॉन्गर, लेस डायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग, लॉन्गर लेस डायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग। जैसे डाई के लिए पास्ड अवे कहना, और इसके अलावा द फिनी ट्राइब को, फिश को कहना। और पेरीफ्रेजेस बेसिकली यूफेमिज्म में यूज किया जाता है। तो फ्लेमिंग ऑब ऑफ द डे, सन के लिए हम डायरेक्टली सन ना कहकर उसके लिए एक लॉन्गर जो है लेस डायरेक्ट वे, ये डायरेक्ट वे नहीं है, इट्स एन इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग समथिंग, तो घुमा फिरा के कहना, एंड दैट इज पेरीफ्रेजेस। द आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या है ना, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जब शुरुआत में मैंने पढ़ाया था तो उसमें कंफ्यूज हो जाते थे कि मैम हम तो इसको आज तक जो है ना केवल मेटाफर ही पढ़ते हुए आए हैं, आपने पता नहीं क्या क्या पढ़ाती रहती हो आप तो। मतलब ऐसे वो बेचारे कहते तो नहीं है, मैं तो वैसे कह रही हूँ। तो मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ ये बताना चाहूँगी, देखिए ये बेसिकली ये मेटाफर है, लेकिन इसके अलावा ये सिनेक्डोकी भी है। सिनेक्डोकी का मैं आपको, ये मैं अपनी किताब में से ही बता रही हूँ, सिनेक्डोकी का भी मैं आपको ये बताना चाहूंगी। जैसे मेटोनमी का वाइस कैप है, इसी तरीके के सिनेक्डोकी का भी होता है, PWACIM। इसका फॉर्मूला होता है PWACIM, ये इसका फॉर्मूला होता है। पहला है इसका पार्ट फॉर होल एंड होल फॉर पार्ट, दूसरा है W के लिए है होल फॉर पार्ट एंड पार्ट फॉर होल। इसके बाद जो ए है इसका मतलब है द एब्स्ट्रैक्ट फॉर एजेंसीज, सॉरी क्या बोल रहे हो, द एब्स्ट्रैक्ट फॉर कॉन्क्रीट। जैसे टायरनी इज डेड, तो आप सोचेंगे पर्सोनिफिकेशन है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट को बताना, तो ये देखो ये पार्ट फॉर होल है, ये होल फॉर पार्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर कॉन्क्रीट है, ठीक है। उसके बाद ये देखो अब CIM जो बचता है वो भी मैं बता देती हूँ। C जो है कॉन्क्रीट, इसका उल्टा हो गया, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट बताना। जैसे द मदर इन जैसे द पैट्रियट इन मी, तो फीलिंग्स से आप जो है आप फीलिंग्स को बता रहे हैं कॉन्क्रीट चीज से, तो कॉन्क्रीट फॉर एब्स्ट्रैक्ट। और आई जो है उसका मतलब है इंडिविजुअल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, आई फॉर इंडिविजुअल टू डेजिग्नेट अ क्लास, इंडिविजुअल टू डेजिग्नेट अ क्लास। और मुझे पता है मेरी ये क्लास जो है पूजा राघव जरूर देखेगी, तो मैं उसको जरूर कहूंगी बेटा आज भी तुमने मेरे से क्वेश्चन करा था, तो तुम कहती हो कि मैम कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो अगर दोनों चीज आ रही हैं तो बोथ आर करेक्ट, मेटाफर भी सही है, सिनेक्डोकी भी सही है, मगर पूछने वाला सिनेक्डोकी जानना चाह रहा है कि क्या आपको पता है इसमें सिनेक्डोकी है। तो यहाँ है इंडिविजुअल टू डेजिग्नेट अ क्लास। जैसे अगर हम यहाँ पर ये बोलते हैं इंडिविजुअल टू डेजिग्नेट है कि ही इज द न्यूटन ऑफ दिस कंट्री, या हम बोलते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो भाई देखो कालिदास जी को शेक्सपियर से कंपेयर करना वैसे तो मैं सही नहीं मानती हूँ, कहाँ दोनों ही अपने आप में महान है, मगर एक हम कालिदास जी हमारे देश के बहुत ही महान जो है वो पोएट है, लेकिन इंडिविजुअल पोएट पूरी की पूरी क्लास को डेजिग्नेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सिनेक्डोकी है। मेटाफर तो एक साधारण सी फिगर ऑफ स्पीच है कि है, और कई लोग बहस भी करते हैं मेरे से, जो मैंने मेरी भी किताब खरीदी है, बहस करते हैं अरे ये तो मेटाफर है सिनेक्डोकी, क्योंकि उन्होंने सिनेक्डोकी में केवल दो चीज पढ़ रखी है, पार्ट फॉर होल एंड होल फॉर पार्ट। और ये चीज आपको डॉक्टर स्वाति शर्मा की किताब में मिलेगी,
PWACIM, अगर कहीं भी ये चीज आ रही है तो सिनेक्डोकी है. पार्ट फॉर होल, होल फॉर पार्ट, concrete for abstract, abstract for concrete, in individual representing the whole class. एंड लास्ट जो M है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि M क्या है. material for thing made, he is addicted to bottles, material for the thing made. ठीक है. he was clad in gold, तो ये जो है material for the thing. तो यहाँ पर जो है इसे PWACIM इसका फॉर्मूला है एंड द आंसर इज सिनेक्डोकी. एवरी किंग इज नॉट अ सोलोमन. अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब फटाक से दे दोगे. ऑब्वियसली इट्स मेटाफर. होना आंसर ये चाहिए कि बोथ बी एंड सी इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी क्लास को. द आंसर इज सिनेक्डोकी. मेटाफर तो जो जनरल वह है उनको सबको ही पता है कि इसमें मेटाफर है ही, क्योंकि मेटाफर का मतलब होता है कि कंपैरिजन करते हैं मगर कंपैरिजन के वर्ड्स यूज नहीं करते. नाउ द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय. ठीक है. तो अगर आप ये देखिए, पहली बात तो इसमें ना कंजंक्शंस का यूज नहीं करा गया है. ठीक है. तो जहां पे कंजंक्शंस का यूज नहीं करते वो भी एक फिगर ऑफ स्पीच होती है. ठीक है ना. और जहां पर कंजंक्शंस यूज नहीं करते एक फिगर ऑफ स्पीच वो होती है. लेकिन फिलहाल पहले इसको मैं बता दूं कि जहां कंजंक्शंस बहुत ज्यादा यूज होते हैं, आई के जैसे ये वाला है इसमें, दैट होड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी, वहां पॉलीसिन रिटर्न होता है. जहां कंजंक्शंस नहीं होते हैं वो एसिन रिटर्न होता है. लेकिन यहाँ पर वो फिगर ऑफ स्पीच नहीं दी हुई है. तो आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई सिंग, आई डांस. तो धीरे छोटे से बड़े स्टेप की तरफ बढ़ रहे. सबसे पहले मुस्कुराए, फिर भागे, फिर नाच, लास्ट में नाचना. तो दैट इज क्लाइमैक्स. दैट इज क्लाइमैक्स. फिगर ऑफ स्पीच इज क्लाइमैक्स. ठीक है. और अगर इसमें एसेंड रिटर्न दिया होता जहां पर कंजंक्शन नहीं है तो ये एसेंड रिटर्न होता. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट है ही वॉज गैदर्ड टू हिज फोर फादर्स. अगर आपने एक फिगर ये देखिए, यूफेमिज्म, हाइपरबोली, लाइटोटीज या बेथोस. अब ही वॉज गैदर्ड टू हिज फोर फादर्स, जैसे मैंने अभी बताया था, एक होता पेरीफ्रेजेस कहते हैं, पास जब डाई के लिए कहना. यहाँ पर ही वॉज गया कि वो भी अपने फोर फादर्स के पास जाके इकट्ठा हो गया, यानी कि मृत्यु के लिए गैदर वर्ड यूज करा है. तो यहाँ पर जब हम एक अच्छे बुरे शब्द को एक अच्छे शब्द से बदल देते हैं तो उसे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? दैट इज यूफेमिज्म. दैट इज यूफेमिज्म. और ये सारा कुछ जो है ना, मैंने अपनी बुक में ये सब कुछ देने की कोशिश करी. अगर कोई ढंग से इन्हें पढ़ ले बहुत अच्छा. मतलब थोड़ी बहुत जो गलतियां हैं वो तो हो जाती हैं क्वेश्चन वगैरह में, लेकिन वैसे जो है मैटर तो अच्छा ही रखा है हमने. देखो यूफिज्म के कि व्हेन वी सब्स्टिट्यूट अ हार्श, ब्लंट और ऑफेंसिव टर्म विद अ प्लीजिंग वन, दैट इज कॉल्ड यूफिमिज्म. जैसे ही हैज फॉलन अस्लीप, मृत्यु के लिए यूज किया गया, ही हैज फॉलन अस्लीप. I fear I wrong the honorable men whose daggers have stabbed Caesar. आयरनी, लाइटोटीज, इनुएंडो या सिनेक्डो की. पहले आप इसको पढ़िएगा ध्यान से तो आपको ये समझ में आएगा कि ये किस रेफरेंस में कहा जा रहा है. फिर आप इसका जवाब जो है वो अच्छे से देंगे. एंड दैट इज आई फियर आई रॉन्ग द ऑनरेबल मेन whose daggers have stabbed Caesar. तो यहाँ पर कि मैंने जो है यहाँ पर कौन से शब्द में आप ये देखिए, आई फियर, मुझे लगता है कि मैंने ना अच्छे लोगों के साथ बुरा कर दिया. ये वो अच्छे लोग थे जिन्होंने सीजर के चाकू मारे थे. तो यहाँ पर ऑनरेबल वर्ड में जो है वो आयरनी है. जब आयरनी का मतलब होता है कि आप कहना कुछ चाहते हैं मगर उसका जो रियल मीनिंग होता है वो अलग होता है, सरफेस मीनिंग अलग होता है और जो इसमें छिपा हुआ मीनिंग होता है वो अलग होता है. शी फेबल्स नॉट, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं समझने में है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है. फेबल का मतलब कहानियां बनाना और नॉट का मतलब नहीं, वो कहानियां नहीं बनाती, मतलब वो सच बोलती. तो नेगेटिव वर्ड को मिलाया, चाहे दो नेगेटिव वर्ड नहीं है मगर फिर भी है वो कहानियां नहीं बनाती, मतलब सच बोलती है. द फिगर ऑफ स्पीच इज
लाइटोटीज। 14 का आंसर है ए, लाइटोटीज। 15, ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच बट ऑनेस्ट फैमिली। अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी, सीधा ना कहना, किसी चीज का एक इशारा भर देना। तो he was born of rich but honest family, and that is innuendo. The answer is innuendo. Earth felt the wound, and nature from her seat, sighing through all her works, gave signs of awe that was all lost. Pathetic fallacy, oxymoron, transferred epithet या बेथोस। तो देखिए, अर्थ फेल्ट द वूंड, कि अर्थ को वो दर्द महसूस, और नेचर ने हर अपनी जो है हर ऑब्जेक्ट में वो दुख को दिखाया। यहाँ नेचर को पर्सोनिफाई करा गया, और जब नेचर के ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाई किया जाता है, जैसे कि धरती को दुख महसूस हुआ, तो जब नेचर के ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाई किया जाता है तो फिगर ऑफ स्पीच होती है पैथेटिक फैलेसी। जब नेचर के ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाई करते हैं तो पैथेटिक फैलेसी। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या ये पर्सोनिफिकेशन नहीं है? पर्सोनिफिकेशन तो है, लेकिन उनमें भी अलग अलग है। जब किसी लिविंग एडजेक्टिव को किसी नॉन लिविंग थिंग के पहले लगा देते हैं, वो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। जब नेचर के ऑब्जेक्ट जो हैं वो ह्यूमन फीलिंग एट्रीब्यूट्स दिखाते हैं, वो पैथेटिक फैलेसी। No louder shrieks by dames to heaven are cast when husband or lapdogs breathe their last. Pathos, pathetic fallacies, yugma, epigram. ये रेप ऑफ द लॉक का है कि नो लाउडर श्रीक्स बाय डेम्स टू हेवन आर कास्ट, यानी कि इतनी तेज चीखों की आवाज नहीं आती जब किसी के प्रति की मृत्यु होती है या लैप डॉग्स की मृत्यु होती है। तो एक्शन उठा और धड़ाम से गिर गया। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? दैट इज एंटी क्लाइमैक्स या बेथोस। 5 more hands are needed for it, जो मैंने अभी आपको बताया भी था। मेटोनमी, हाइपरबोली, मेटाफर या सिनेक्डोकी। हैंड्स यानी कि पार्ट से आपको बताना है होल, पूरे ह्यूमन बीइंग। केवल हाथ काट के कोई थोड़ी दे देगा, तो दैट इज सिनेक्डोकी। मैंने अभी आपको बताया भी था, PWACIM। There is none so poor as a wealthy miser। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, there is none so poor as a wealthy miser, oxymoron, antithesis, irony या paradox। देखिए, जब एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, इसमें आयनी नहीं है, इसमें पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जब ऊपर से देखने में जिसमें जो स्टेटमेंट होता है वो बिल्कुल अपने आप में एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो सच लगता है, सच नहीं होता। एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगता है, लेकिन उसके अंदर एक सत्य छिपा होता है। इनिशियली द स्टेटमेंट अपीयर्स टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी बट इट हैज ट्रुथ इन इट। कि जो बहुत अमीर है मगर वो कंजूस है, उससे बड़ा कोई गरीब नहीं हो। ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि भाई जब अमीर है तो गरीब कैसे होगा? मगर बात तो सही है। अगर आपके पास पैसा होते हुए भी आप खर्चा नहीं करते, गरीबों की तरह रहते हैं, तो आप गरीबों से भी ज्यादा गरीब है, क्योंकि आपके पास सुख होने के बावजूद भी उसे भोगते नहीं। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? दैट इज पैराडॉक्स। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ही हु गोज अगेंस्ट द फैशन इज हिमसेल्फ इट्स स्लेव। तो पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरन, एंटीथेसिस या सिनेक्डोकी। ही हु गोज अगेंस्ट द फैशन इज हिमसेल्फ इट्स स्लेव। तो यहाँ पर आप खुद देखिए कि जो फैशन को नहीं मानता वो सबसे बड़ा फैशन भक्त होता है। बात तो सही है कि अगर जो चीज फैशन में है अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो नोबडी विल पे अटेंशन टू यू, बट इफ यू गो अगेंस्ट द हर्ड तो जो है लोग आपको देखेंगे। तो ये इसमें भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है बट देयर इज अ ट्रुथ इन इट। तो इसका क्या आंसर है? द आंसर इज पैराडॉक्स। फिगर ऑफ स्पीच इज पैराडॉक्स। तो बस आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं अब आपसे कल। अब तो रोज ही मुलाकात होगी, तो मिलते हैं कल। और ये थी आज का पेनेशिया सीरीज एंड बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। और अब आप लोग अपनी होन योर स्किल्स, बी रेडी। और तैयारी करते समय एक चीज का बस ध्यान रखिएगा कि आपकी गलती की वजह से आपकी 3 साल की मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए। बाकी तो सब एग्जाम वगैरह की तैयारी आप अच्छे से कर ही रहे हैं, बट अब ये जो लास्ट का समय है उसमें आप
अच्छे से OMR शीट वगैरह पे काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड यू वांट टू जॉइन विद अस, to download the app English Sutra from the Play Store, and you can go through the courses that we are offering. Thank you very much और मिलते हैं कल।